हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 13 मार्च 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। चलिए आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हरियाणा के अब नए मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। तो मनोहर लाल खट्टर के स्थान पर अब नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी और जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी का जो गठबंधन था वो अब टूट गया है। पहले बीजेपी, जेजेपी और कुछ निर्दलीय विधायकों के सहयोग से सरकार चल रही थी, लेकिन जेजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। इस प्रकार से मनोहर लाल खट्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और फिर इसके बाद उनकी कैबिनेट ने भी इस्तीफा दे दिया राज्यपाल को। और फिर दोस्तों इसके बाद बीजेपी के विधायक दल की बैठक होती है और उसमें नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुना जाता है। इस प्रकार से हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन जाते हैं नायब सिंह सैनी। आपको याद रखना है कि नायब सिंह सैनी हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री हैं। नायब सिंह सैनी वर्तमान में हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। दोस्तों, हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा कितना है? 46। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। हरियाणा की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। कैपिटल इसकी चंडीगढ़ है। राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी। इसके अलावा दोस्तों विधानसभा की सीटें अभी हमने डिस्कस की हुई है, 90 हैं। राज्यसभा की 5 और लोकसभा की 10 सीटें हैं। अभी कुछ समय पहले 2023 में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे, वहां भी नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो इनके नाम जरूर नोट कर लीजिएगा। तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा। पार्टी का क्या नाम है इनका? बीजेपी। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, इनका संबंध भी बीजेपी से है। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री हैं विष्णु देव साय, ये भी बीजेपी के हैं। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी और इनका संबंध कांग्रेस पार्टी से है। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री हैं लाल दोहोमा और ये जेडपीएम पार्टी से रिलेटेड हैं। तो ये मुख्यमंत्री भी आप नोट कर लीजिएगा। अभी कुछ समय पहले बिहार के मुख्यमंत्री ने 9वीं बार शपथ ली है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार जी। और बिहार में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति भी कौन है? नीतीश कुमार जी। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ क्लास नोट, डेली क्विज, ये सभी मिल जाएगा। ई बुक की बात करें तो मंथली करंट अफेयर्स और डेली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर मिल जाएगी, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा भारत। तो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है भारत, यानी भारत सबसे अधिक हथियार खरीदने वाला देश बना है। ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, जिसे शॉर्ट में हम सिपरी बोलते हैं। तो सिपरी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें यह बताया गया है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है। बीते 5 सालों में भारत ने दुनिया में सबसे अधिक हथियार खरीदे हैं। दोस्तों, 5 साल में भारत की हथियार खरीदी 4.7% बढ़ गई है, यानी कि पिछले वर्षों की अपेक्षा भारत ने 4.7% अधिक हथियार खरीदे हैं। इसके अलावा आप याद रखिएगा कि सऊदी अरब 2019 से 2023 के बीच में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। ठीक है, यानी दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है, तीसरे नंबर पर है कतर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है, तो वो है भारत, फिर इसके बाद सऊदी अरेबिया और फिर इसके बाद है दोस्तों कतर। तो ये तीनों पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। जापान में हथियार का आयात 155% बढ़ा है, यानी कि जापान ने भी अधिक मात्रा में हथियार खरीदने शुरू किए हैं। जबकि चाइना के हथियार के आयात में 44% की गिरावट हुई है, यानी कि इसने हथियार
कम खरीदे हैं पिछले सालों में। पाकिस्तान 5वां सबसे बड़ा हथियार आयातक देश रहा है। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। अधिकांश हथियारों की आपूर्ति संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका के द्वारा की गई है, यानी सबसे अधिक हथियार अगर प्रोवाइड करवाए गए हैं किसी भी देश के द्वारा तो वो देश है अमेरिका। और जो आपूर्ति हुई है उसमें 52% अमेरिका का हिस्सा है। फिर इसके बाद फ्रांस है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर इटली है, चौथे नंबर पर जर्मनी है। तो ये वो देश हैं जिन्होंने अपने देश से हथियारों को एक्सपोर्ट किया है, जबकि भारत ने इंपोर्ट किया है। दोस्तों बात करते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की। दोस्तों बात करते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की। इसे हम शॉर्ट में सिपरी बोल देते हैं। इसका गठन हुआ था 6 मई 1966 को। इसके संस्थापक कौन है? टेस एयरलैंडर अल्बा मायरडल। मुख्यालय कहाँ है? सोलना, स्वीडन में। प्रमुख कौन है? स्टीफन लोफवेन। तो ये बेसिक जानकारी है सिपरी के बारे में। दोस्तों सिपरी का काम क्या होता है? तो सिपरी सैन्य व्यय यानी सेना पर होने वाला खर्च, हथियारों के व्यापार के साथ साथ निरस्त्रीकरण और हथियार नियंत्रण के लिए डेटा प्रदान करता है। सबसे अधिक डिफेंस बजट वाले टॉप 10 देश देख लेते हैं। तो रक्षा पर सबसे अधिक बजट किसका है? अमेरिका का। तो अमेरिका का डिफेंस पर बजट है $801 बिलियन का, यानी उसके जीडीपी का 3.2% रक्षा पर खर्च होता है। फिर उसके बाद है चाइना का $293 मिलियन खर्च होता है रक्षा पर, यानी उसकी जीडीपी का 1.7% हिस्सा रक्षा पर खर्च होता है। फिर तीसरे स्थान पर है भारत। तो ये रैंकिंग भी आप नोट कर लीजिएगा। तो भारत 76.6 मिलियन डॉलर्स का खर्च करता है अपने रक्षा पर, यानी रक्षा बजट कितना है उसका? 76.6 बिलियन डॉलर का, यानी भारत अपने जीडीपी का 2.4% हिस्सा डिफेंस पर खर्च करता है। फिर है चौथे नंबर पर यूके, 5वें पर रसिया, छठे पर फ्रांस, 7वें पर जर्मनी, 8वें पर सऊदी अरब, 9वें पर जापान और 10वें नंबर पर है साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के सर्विस क्वालिटी अवार्ड में एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन बना है? तो वो बना है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली में है। तो दोस्तों एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का जो सर्विस क्वालिटी अवार्ड है उसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है दिल्ली एयरपोर्ट, जिसे हम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोलते हैं। तो दिल्ली हवाई अड्डे को 4 करोड़ यात्रियों की वार्षिक क्षमता वाली श्रेणी में लगातार 6वें वर्ष एशिया प्रशांत क्षेत्र में वर्ष 2023 के लिए ACI-ASQ के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब प्राप्त हुआ है। यानी कि जो दिल्ली एयरपोर्ट है वो लगातार 6वें वर्ष सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है एशिया प्रशांत क्षेत्र में। इसके अलावा GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 1.5 से 2.5 करोड़ यात्रियों की वार्षिक क्षमता वाली श्रेणी में एशिया प्रशांत क्षेत्र में 2023 का बेस्ट एयरपोर्ट चुना गया है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। दोस्तों बात करते हैं एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की यानी ACI की। तो यह एयरपोर्ट अथॉरिटीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा में है। इसके सदस्य लगभग 2000 एयरपोर्ट का संचालन करते हैं। मैकडॉनल्ड्स इंडिया ने भारत का पहला एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट मुंबई में खोला है। गुवाहाटी का गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा डीजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बना है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट 4 रनवे और 1 एलिवेटेड टैक्सी वे वाला देश का पहला हवाई अड्डा बना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने राजकोट जिले में गुजरात के पहले ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का कुछ समय पहले उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंता बिश्वा शर्मा ने सोनितपुर में कितने मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा 50 मेगावाट। तो दोस्तों असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिश्वा शर्मा ने सोनितपुर में 50 मेगावाट क्षमता वाली सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। और दोस्तों आप याद रखिएगा कि ये जो सोनितपुर में प्रोजेक्ट लगाया गया है इसको किसने लगाया है? तो SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने। तो इसके द्वारा इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया है। लागत कितनी है इसकी? 291 करोड़ की। पहले वर्ष इसमें कितनी एनर्जी का प्रोडक्शन होगा?
तो इसमें 101 मिलियन यूनिट ग्रीन एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाएगा। दोस्तों 25 वर्षों में इससे लगभग 2319 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन होने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में पनामा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA का अनुमोदन करने वाला 57वां देश बना है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन बना है? अभी हाल ही में माल्टा। भारत का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा संचालित शहर सांची बना है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा परियोजना चंडीगढ़ में तैयार की गई है। केरल में भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित नौका आदित्य शुरू की गई है। गुजरात के मेहसाणा जिले के मोढेरा गांव को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। सौर ऊर्जा पर 100% चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित क्षेत्र द्वीप बना है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार रमेश सिंह अरोड़ा किस देश में पहले सिख मंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका अमेरिका। तो पाकिस्तान में प्रांतीय असेंबली के 3 बार के सदस्य सरदार रमेश सिंह अरोड़ा पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री बन गए हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से भारत में पंजाब राज्य है उसी प्रकार से पाकिस्तान में पंजाब प्रांत है। तो वहां की राज्य सरकार में मंत्री बने हैं सरदार रमेश सिंह अरोड़ा और वह पाकिस्तान में पहले ऐसे सिख व्यक्ति हैं जो कि मंत्री बने हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की चीफ मिनिस्टर कौन है? मरियम नवाज। मरियम नवाज के बारे में भी आप याद रखिएगा कि यह पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, यानी कि वो किसी भी राज्य की पहली ऐसी महिला है जो मुख्यमंत्री के पद तक पहुंची हैं। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा का जन्म हुआ था ननकाना साहिब में। दोस्तों ननकाना साहिब के बारे में आप याद रखिएगा कि यह स्थान गुरु नानक देव जी से जुड़ा हुआ है और ननकाना साहिब का नाम भी गुरु नानक देव जी के नाम पर ही रखा गया है। ननकाना साहिब गुरु नानक देव का जन्म स्थान है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। महाराणा रणजीत सिंह ने गुरु नानक देव के जन्म स्थान पर गुरुद्वारा का निर्माण करवाया था। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 2024 में प्रथम डिस्कस कर लेते हैं। सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? कैप्टन फातिमा वसीम। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? नेपाल। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन है? पंजाब। विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अबू धाबी UAE में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली ग्रामोदय अभियान परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो अमित शाह जी ने दिल्ली ग्रामोदय अभियान परियोजना का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत दिल्ली के 41 गांवों में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG सुविधा शुरू की गई है और 178 गांवों में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों इस पहल का उद्देश्य दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। दिल्ली ग्रामोदय अभियान के पास 960 करोड़ रुपए का फंड है। दोस्तों जो दिल्ली ग्रामोदय अभियान है उसके तहत 41 गांवों में जो पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG पहुंची है वो किसके माध्यम से पहुंची है? इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के माध्यम से। तो IGL के द्वारा 20 करोड़ रुपए की लागत से 100 किलोमीटर पाइपलाइन नेटवर्क बनाया गया है और ये नेटवर्क 41 गांवों तक पहुंचा है। दोस्तों बात करते हैं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की यानी IGL की। तो यह एक भारतीय प्राकृतिक गैस वितरण कंपनी है। स्थापना इसकी 1998 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं राकेश कुमार जैन। चलिए कुछ प्रमुख योजनाएं डिस्कस कर लेते हैं। तो वन मित्र योजना हरियाणा में शुरू की गई है। विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान में, अबुआ आवास योजना झारखंड में, लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में और गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक राज्य में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने नमो ड्रोन दीदी स्कीम के तहत कितनी महिलाओं को ड्रोन सौंपे हैं? आंसर हो जाएगा 1000।
तो दोस्तों प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत प्रोग्राम में हिस्सा लिया था और यहाँ पर उन्होंने 1000 दीदियों को ड्रोन सौंपे हैं। इन ड्रोन के माध्यम से महिलाएं फसलों की निगरानी कर सकती हैं, फर्टिलाइजर का छिड़काव कर सकती हैं और बीज की बुवाई जैसे काम भी कर सकती हैं। आपको याद रखना है कि 2022 में नमो ड्रोन दीदी स्कीम की शुरुआत की गई थी और इसका लक्ष्य था अगले 5 सालों में 1 लाख महिलाओं को ड्रोन की ट्रेनिंग देना। तो इसी के तहत अभी 1000 महिलाओं को ड्रोन प्रोवाइड करवाए गए हैं और उनकी ट्रेनिंग भी करवाई जा रही है। ट्रेनिंग के दौरान महिलाओं को हर महीने 15,000 रुपए की सैलरी भी दी जाएगी। दोस्तों महिला ड्रोन पायलट को 10 से 15 गांव का एक क्लस्टर बनाकर दिया जाएगा, जिसमें वह एक ड्रोन सखी के रूप में काम करेगी और बाकी महिलाओं को भी ड्रोन सिखाएगी। इस योजना को देश भर के कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए लागू किया जाएगा। चलिए कुछ प्रमुख योजनाएं डिस्कस कर लेते हैं जो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रही हैं। तो पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना 2024 शुरू की गई है। इसके अंतर्गत 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए स्वाति पोर्टल डेवलप किया गया है। दिल्ली में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए फ्री बस यात्रा शुरू की गई है। पीएम सूर्योदय योजना के अंतर्गत 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। एनसीपीसीआर के द्वारा अभी हाल ही में घर पोर्टल शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे तेज IP/MPLS राउटर का अनावरण किया गया है। इसकी क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता है 2.4 TBps की। दोस्तों अभी हाल ही में केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, तो उनके द्वारा बेंगलुरु में भारत के सबसे तेज IP/MPLS राउटर का अनावरण किया गया है। इसकी क्षमता है 2.4 TBps यानी टेराबाइट्स प्रति सेकेंड। IP/MPLS का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग। दोस्तों राउटर क्या होता है, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो राउटर एक नेटवर्किंग उपकरण होता है जिसका प्रयोग कई नेटवर्कों को जोड़ने के लिए किया जाता है और यह डेटा विनिमय के माध्यम से मध्यस्थ के रूप में काम करता है। चलिए दोस्तों टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा मीथेन की निगरानी के लिए मीथेन सेट उपग्रह लॉन्च किया गया है। दूरसंचार विभाग ने अभी हाल ही में चक्षु पोर्टल लॉन्च किया है। गूगल ने वीडियो गेम निर्माण के लिए जिनी AI लॉन्च किया है। IIT और रिलायंस इन्फोकॉम ने मिलकर के हनुमान AI मॉडल बनाया है। नासा और जाक्सा मिलकर के दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। IIT जम्मू में अभी हाल ही में ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई हैं? आंसर हो जाएगा मॉरिशस। तो दोस्तों मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस यानी नेशनल डे मनाया जाता है 12 मार्च को। तो इसी नेशनल डे में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई हैं भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। दोस्तों आपको याद रखना है कि मॉरिशस अपना स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस एक ही दिन मनाता है और वो मनाता है 12 मार्च को। मॉरिशस साल 1968 में ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। उसके बाद 1992 में यहाँ पर लोकतंत्र लागू हुआ था। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी भी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पर वहाँ पर पहुँचे थे। मॉरिशस के बारे में अगर हम बात करें तो यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा द्वीपीय देश है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्थित है मॉरिशस और ये इंडियन ओशन है और यहाँ पर स्थित है भारत, तो इसलिए इसके रिश्ते भारत से भी बहुत करीब हैं। दोस्तों मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस। राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन। प्रधानमंत्री हैं प्रविंद कुमार जगन्नाथ। मॉरिशस की करेंसी है मॉरिशस रुपया। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। मॉरिशस भारत की जन औषधि पहल से जुड़ने वाला पहला देश अभी हाल ही में बना है। अब मॉरिशस में जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। दोस्तों भारत की तत्काल भुगतान प्रणाली यानी UPI 12 फरवरी 2024 को श्रीलंका और मॉरिशस में लॉन्च की गई है। UPI के अलावा मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवाएं भी शुरू की गई है। तो दोस्तों ये थे आज के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है।
कल का पहला क्वेश्चन था, भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? देवेंद्र झाझरिया। ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? ओपेनहाइमर को। एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? सिंधु दुर्ग में। वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश कौन बना है? भारत। केंद्र सरकार ने CAA लागू किया है, इसके तहत किस देश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। DRDO ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, इसकी रेंज क्या है? तो इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर की। फ्रेंच ओपन 2024 बैडमिंटन में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। प्राइमेट आबादी के नवीनतम सर्वे के अनुसार भारत में गोल्डन लंगूर की संख्या कितनी है? 7396। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 2024 कब मनाया गया है? 10 मार्च को। किस देश की फोन पे भुगतान सेवा और NPCI इंटरनेशनल पेमेंट ने एक समझौता किया है? आंसर हो जाएगा नेपाल। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारत में कृषि क्रांतियों की जनक डिस्कस करेंगे। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। इनको 2024 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है? अरुण कृष्णन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत में प्रेरित प्रजनन क्रांति के जनक कौन है? हीरालाल चौधरी। भारत में गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? दुर्गेश पटेल। भारत में स्वर्णिम क्रांति के जनक कौन है? निरपक तुतेज। और भारत में लाल क्रांति के जनक कौन है? विशाल तिवारी। भारत में सिल्वर क्रांति के जनक कौन है? इंदिरा गांधी। तो ये हैं कृषि क्रांतियों के जनक। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि मानस नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा इसका असम। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर असम बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है, भजन लाल शर्मा किस राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद,